Hello everyone. Today we are going to discuss principle of inheritance under Muslim law. मुस्लिम लॉ के अंतर्गत इनहेरिटेंस के क्या नियम हैं? So general principle of inheritance under Muslim law are as follows. On the number 1 is heritable property. For the purpose of inheritance, there is no distinction between movable and immovable property ऑफ बिटवीन एंसेस्ट्रल सेल्फ एक्वायर्ड और सेपरेट प्रॉपर्टी। तो जब भी इनहेरिटेंस की बात आती है तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है मुस्लिम लॉ में कि प्रॉपर्टी मूवेबल है, इमूवेबल है, एंसेस्ट्रल है, सेल्फ एक्वायर्ड है या सेपरेट है। सुन्नी लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स। सुन्नी लॉ किसी भी तरह की अलग अलग तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें डिस्टिंक्शन को नहीं मानता। द डिवोल्यूशन ऑफ एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ वट एवर काइंड इट मे बी इज़ यूनिफॉर्म। तो जो इनहेरिटेंस है प्रॉपर्टी का, चाहे जिस भी प्रकार की हो, वो एक ही जैसा होगा। जबकि शिया लॉ के हिसाब से ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी आर ट्रीटेड अलाइक फॉर द पर्पज ऑफ इनहेरिटेंस एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस। तो इसमें थोड़े से दो एक एक्सेप्शंस है शिया लॉ में। सुन्नी में तो सब एक जैसा है, लेकिन शिया लॉ में दो केसेस हैं जिसमें कि एक्सेप्शंस दिए गए हैं इनहेरिटेंस में। बाकी हर केस में वो एक ही जैसी मानी जाएगी प्रॉपर्टी। उसमें पहला केस है चाइल्डलेस विडो, ऐसी विधवा जिसके बच्चे ना हों, is not entitled to a share in the land belonging to her husband। तो ऐसी विधवा मुस्लिम महिला जिसका कोई बच्चा ना हो, उसको अपने पति की ज़मीन में कोई हिस्सेदारी का हक नहीं है, ये शिया लॉ कहता है। दूसरा एक्सेप्शन है एल्डेस्ट सन को लेके। अगर सबसे बड़ा लड़का, इफ़ ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, अगर उसका दिमाग दुरुस्त है, is entitled to succeed exclusively to the wearing apparel of the father and to his Quran, sword and ring. The rule of primogeniture is recognized by Muhammadan law in its very limited sense। तो अगर सबसे बड़ा बेटा साउंड दिमाग का है, ठीक दिमाग का है, और उसका एंटाइटलमेंट बनता है अपने पिता का अपैरल, कुरान, स्वॉर्ड और रिंग के लिए, तब फिर द रूल ऑफ प्रीमोजेन्योर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मोहम्मदियन लॉ। नेक्स्ट पॉइंट इज बर्थ राइट ऑफ एन एयर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो जन्म से ही उत्तराधिकारी का अधिकार है, ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता मुस्लिम लॉ में। नो वन कैन हैव एनी शेयर इन द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर टिल आफ्टर हिज डेथ। द राइट ऑफ ईच ऑफ द एयर्स इज सेवरल एंड डिस्टिंक्ट एंड अराइजेस इमीडिएटली ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन ऑफ whom ही इज एन एयर। तो जिस भी व्यक्ति का वो उत्तराधिकारी है, उसकी मृत्यु के पश्चात ही उसका हक बनता है। द राइट ऑफ एन एयर अपेरेंट और प्रिजम्पटिव एयर, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि सीधा सीधा उत्तराधिकारी नहीं है लेकिन उत्तराधिकारी हो सकता है, एयर अपेरेंट, या प्रिजम्पशन है कि वो एयर हो सकता है, हु इज़ एंटाइटल्ड टू सक्सीड ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन डज नॉट अराइज टिल द डेथ ऑफ सच पर्सन। तो व्यक्ति जब तक मर ही नहीं जाता तब तक इनहेरिटेंस का राइट अराइज नहीं होता। हिज राइट टू सक्सीड इज नथिंग मोर देन अ मियर स्पेस सक्सेशन, दैट इज मियर चांस ऑफ सक्सेशन। थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, the expectant right of an heir apparent cannot pass by succession to his heir, nor can it pass by bequest
to a legatee under his will. लेगिटी मतलब विल बना करके ये सुन्नी लॉ के अंतर्गत ये हेयर अपेरेंट को राइट पास नहीं कर सकते सक्सेशन का, जबकि सिया लॉ के अंदर इट पासेस बाय सक्सेशन. ट्रांसफर ऑफ स्पेस सक्सेशन क्या होता है? द राइट ऑफ मोहम्मदन एयर अपेरेंट. यहाँ पे एयर अपेरेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि जब तक जो ओनर है प्रॉपर्टी का उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो व्यक्ति एयर नहीं बनता है, वो कहलाता है एयर अपेरेंट. इसलिए टर्म बार बार आएगा एयर अपेरेंट, यानी वो अभी उत्तराधिकारी है नहीं है, मृत्यु के बाद बन जाएगा या बन सकता है. और अगर कोई कंडीशन लागू हो गई जिसने उसकी वैलिडिटी ख़त्म कर दी एयरशिप की तो फिर वो नहीं बन पाएगा. सो देयरफॉर द टर्म इज़ यूज्ड एज एयर अपेरेंट. इस बात को समझिएगा. सो द राइट ऑफ मोहम्मदन एयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट कैनॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ वैलिड ट्रांसफर ऑफ रिलीज. तो ट्रांसफ़र ऑफ स्पेस सक्सेशन जो है वो ये कहता है कि एयर अपेरेंट का जो राइट है वो वैलिड ट्रांसफ़र नहीं हो सकता क्योंकि अभी तक वो रियल सेंस में एयर बना नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट है राइट ऑफ इनहेरिटेंस टू अ मिसिंग पर्सन. द राइट ऑफ इनहेरिटेंस अराइजेज ओनली व्हेन अ पर्सन इज प्रूव्ड टू बी डेड. तो जैसा हमने अभी बताया कि डेथ के बाद ही राइट बनता है इनहेरिटेंस का. द क्वेश्चन में अराइज एज टू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस टू अ मिसिंग मकफूद उल खबर पर्सन एज टू व्हेन अ मिसिंग पर्सन इज टू बी प्रिज्यूम्ड टू बी डेड. अगर कोई व्यक्ति मिस हो रहा है, खो गया है, आया ही नहीं लौट के कभी, तो हम कब मानेंगे कि वो मर चुका है? देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस. अकॉर्डिंग टू अबू यूसुफ द टर्म इज़ 100 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ. 100 साल तक इंतज़ार करिए. एंड अकॉर्डिंग टू द अदर लर्नड पर्सन इट इज़ 90 ईयर्स. और जो अन्य पढ़े लिखे लॉरेट लोग हैं वो कहते हैं 90 साल काफ़ी है. विच वॉज मैंशनड एज द शॉर्टेस्ट टर्म. आमिर अली हैज़ स्टेटेड द टर्म इज़ 120, 90 एंड 70 ईयर्स. तो आमिर अली ने 3 अवधियाँ बताई हैं, दैट इज़ इट कैन बी 120 ईयर्स, 90 ईयर्स और 70 ईयर्स. अकॉर्डिंग टू अबू हनीफा, अबू यूसुफ एंड इमाम मोहम्मद रिस्पेक्टिवली. तो ये 120, 90, 70 और इन तीनों लोग के हिसाब से अकॉर्डिंग टू मैक नॉहिटन द पीरियड इज़ 90 ईयर्स. तो लगभग आप देखेंगे कि 120 से लेकर के 70 के बीच में ही इंतज़ार करने की बात करिए कि इतने साल तक जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है किसी भी नॉर्मल अर्थ पे इस समय के व्यक्ति का, तो वो लगभग इतना ही होता है. अगर बीच में वापस नहीं आया तो मतलब मर ही चुका है. नाउ कम्स द पॉइंट वेस्टिंग ऑफ इनहेरिटेंस. मूना शुकुत. The right of inheritance to the estate of deceased Muhammadin vests in his heir at the moment of his death and is not lost by death of any heir before the distribution of the property. तो जो right of inheritance है, उत्तराधिकारी का जो हक है, to the estate of deceased जो प्रॉपर्टी है मृत व्यक्ति की, vest in his heirs at the moment of his death, तो वो तभी लागू होगी जब उसकी डेथ होगी. एंड इज़ नॉट लॉस बाय द डेथ ऑफ एनी हेयर बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी. और ये जो हक है ये लूज़ नहीं होता है अगर वो हेयर की मृत्यु हो जाए, वो सक्सेसर की मान लीजिए मृत्यु हो गई पहले, तो उसका हक जो है ख़त्म नहीं होता. द लॉ ऑफ द स्कूल टू प्रिवेल. Property of a deceased Muslim is to be distributed according to law of the school to which he belongs. तो जो भी मुस्लिम स्कूल को वो बिलोंग करते हैं उसका जो भी नियम है उसके अकॉर्डेंस में उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एट द टाइम ऑफ डेथ. द लॉ ऑफ schools to which the heir belong is immaterial.
Joint family system is not recognized in Muslim law. So the law does not recognize a Mohammedan joint family as a legal entity. Hindu law में जबकि joint family एक legal entity है. When the members of a Mohammedan family live in commensality, they do not form a joint family in the sense in which the term is used in Hindu law. Again, if these members carry on business jointly and make fresh acquisitions, they do not constitute a joint family firm in the sense in which that term is used in Hindu law. तो हिंदू लॉ से बिल्कुल ही विलग है ये. जैसा हिंदू लॉ में जॉइंट फैमिली का मायने है वो मुस्लिम लॉ में नहीं है. In order to attract the legal incidents, the right of such members and those of their heirs can be determined with reference to express or implied agreement. Example, the relationship of principal and agent or partnership agreement या constructive trust etc. Under the Mohammedan law, the sons do not by birth acquire during the lifetime of the father any interest in the property. यानी मोहम्मदियन लॉ में जो बेटे हैं वो पैदा हो गए हैं इसी वजह से केवल उनको हक मिल जाए फादर की प्रॉपर्टी में उनके जीते जी, ऐसा नहीं होता है. दे डू नॉट by birth acquire during the lifetime of father any interest in the property which belongs to the father. Hence, where it is not proved that a Muslim father and sons have entered into contract of partnership, the sons do not by their birth become partners with the father. तो जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन फादर एंड सन नहीं है, वो प्रूव नहीं कर पाए, तो फिर वो जो बेटे हैं वो पार्टनर्स नहीं बन पाएंगे फादर के साथ उनकी प्रॉपर्टी में. द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी रिमेन्स एक्सक्लूसिवली ऑफ द फादर एंड द सन्स कैनॉट बी स्यूड विथ रिगार्ड टू ट्रांजैक्शन फॉर विच द फादर अलोन इज रिस्पॉन्सिबल. तो बेटे को स्यू नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी के संबंध में जिसके लिए पिता रिस्पॉन्सिबल है. सो प्योरली अ कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. Last and important point is equal rights is given to males and females in Muslim law. Males and females have equal rights over the property. For example, a Muslim dies leaving a son and a daughter. मान लीजिए एक मुस्लिम व्यक्ति का एक बेटी एक बेटा और वो मर गया. The estate will be divided into 3 equal portion. तो उसका जो पूरी प्रॉपर्टी वो 3 बराबर भागों में बांटी जाएगी. पहला सन के लिए, दूसरा डॉटर के लिए, सन को 2 भाग मिलेगा 2:1 के रेशियो में. डॉटर को आधा मिलता है बेटे के मुकाबले. तो 2 parts will be given to son and 1 will be given to daughter. The daughter does not, however, by reason of her sex, suffer from any disability to deal with her share of property. तो वो बेटी है इसलिए उसको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, ऐसा कोई रूल नहीं है. शी इज़ एब्सोल्यूट मिस्ट्रेस ऑफ हर इनहेरिटेंस. और जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी वो एब्सोल्यूट ओनर होती है. हिंदू महिलाओं की तरह उसके ऊपर कोई भी बंदिश नहीं होती है. द सेम रूल अप्लाइज टू द विडो ऑफ द मदर. देयर इज नो सच थिंग एज विडोज एस्टेट एज इन हिंदू लॉ. तो विडोज एस्टेट विधवा महिला का प्रॉपर्टी, ऐसा टर्म कोई भी यूज़ नहीं करते ये लोग मुस्लिम लॉ में, जैसा कि हिंदू लॉ में यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट, दिस वाज अ ब्रीफ लेक्चर रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस अंडर द मुस्लिम लॉ. आई होप this idea is clear to you, and there are still some points, that is the grounds of exclusion from inheritance. किस ग्राउंड पे इनहेरिटेंस से आपको हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करते हैं. सो कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय फॉर नाउ.